सब्सक्राइब कीजिए विजय एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ा हुआ हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कॉमर्स पे एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मूल्यह्रास प्रक्रिया। मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास मतलब होता है डेप्रिसिएशन। देखिए क्या होता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जब भी कोई स्थायी संपत्ति है, देखिए जब हम व्यवसाय शुरू करते हैं तो दो प्रकार की संपत्तियां होती है, एक स्थायी संपत्ति होती है और एक चालू संपत्तियां होती है। तो जो स्थायी संपत्तियां होती है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये संपत्तियां जब लगातार यूज होती रहती हैं, या भले ही या तो यूज ना भी हो, लेकिन अगर हमारे व्यवसाय में रखी है तो रखे रखे भी कोई भी चीज़ आज आप आपके घर में यूज करते हैं, मान लीजिए आप उसका उपयोग ही नहीं कर रहे, केवल रखिए, तो भी वह धीरे धीरे खराब होती है। तो इस कारण से हम उस वैल्यू, जो भी मूल्य की वस्तु खरीदते हैं, उस वस्तु का एक मूल्य हम रिकवर करते जाएं पर ईयर बेसिस। तो इसलिए व्यवसाय में डेप्रिसिएशन लगाने की अवधारणा आई है। तो डेप्रिसिएशन हम इसलिए लगाते हैं। और डेप्रिसिएशन भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है स्थायी पद्धति से लगाते हैं हम, स्थायी मूल्य पद्धति से या स्टैंड लाइन मेथड से। एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होती है, मतलब क्रमागत शेष पद्धति को बोला जाता है। डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग मेथड। तो ये दो पद्धतियां भी होती है डेप्रिसिएशन की। जब हम आपको इसका चैप्टर पढ़ाएंगे तो जरूर उसमें डिटेल में इस पे बात करेंगे। अभी हम आपको बता दें कि जो मूल्यह्रास की एक प्रक्रिया होती है, तो इसके ऑप्शन है संपत्ति के मूल्यांकन की, लागत के विभाजन की, मूल्यांकन एवं विभाजन की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मूल्यह्रास की प्रक्रिया होती है ये लागत के विभाजन की होती है। क्या होती है? लागत के विभाजन की होती है। आंसर है बी। अब हम बात करते हैं कि मूल्यह्रास का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों लगाते हैं हम डेप्रिसिएशन, क्या पर्पस है। वास्तविक लाभ की गणना, कर भार में छूट, वास्तविक वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यह्रास का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है वास्तविक लाभ की गणना, एक्चुअल प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए मूल्यह्रास का यह मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर है ए। अब अगला प्रश्न है कि एक मशीन आपने देखिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा दिखने में, इसलिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए क्या है, एक मशीन 5,000 रुपये में खरीदी आपने। इसकी आयु 4 वर्ष अनुमानित है। 4 वर्ष पश्चात इसका अवशिष्ट मूल्य या रेसिडुअल वैल्यू 1,000 रुपये, और इस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो स्थायी हास्य पद्धति से लगता है, तो वैल्यू होगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक अपनी मशीन थी, वो आपने 5,000 में खरीदी है। उसकी लाइफ कितनी है, मतलब वो 4 वर्ष उसकी लाइफ है। और अवशिष्ट वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है कि जब 4 साल बाद हम इस मशीन को बेचेंगे तो 1,000 रुपये हमको मिल जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम डेप्रिसिएशन स्थायी हास्य पद्धति से लगाते हैं तो कितने रुपए का हमको हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखिए जब इस सवाल को आप करेंगे तो आपको सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मूला होता है स्थायी मूल्य, स्थायी हास्य पद्धति का, कि जो भी मूल्य होता है उसमें से जो भी संपत्ति का मूल्य है, मूल्य में से क्या होता है कि जो भी मतलब आपकी अवशिष्ट मूल्य होता है, ये अवशिष्ट मूल्य, इसे घटा देते हैं। इसे क्या कर देते हैं? इसमें से घटा देते हैं। और क्या करते हैं हम, जो भी उसके ईयर्स होते हैं, ईयर्स या अनुमानित लाइफ, ये इससे भाग दे देते हैं। तो 5,000 को में से हम पहले तो क्या करेंगे, 1,000 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4,000। और उस 4,000 को हम ये जो इसकी अनुमानित लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ है, उससे डिवाइड कर देंगे। 4,000 डिवाइडेड बाय 4,000 डिवाइडेड बाय 4। ये 4,000 कैसे आया? 5,000 में से 1,000 माइनस करने पर, इस 5,000 में से 1,000 माइनस करने पर आया है, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,000 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी।
ये जो मेथड से लग रहा है डेप्रिसिएशन स्थायी हास्य पद्धति से, ये क्या होता है इसमें जो भी मतलब इसमें हम है ना स्थायी हास्य पद्धति और क्रमागत मूल्य हास्य पद्धति, इन दोनों में मुख्य अंतर ये है कि स्थायी हास्य पद्धति में जो डेप्रिसिएशन आज हम पहले वर्ष लगाते हैं वो हम हमेशा लगाते जाते हैं। कैसे, उदाहरण से समझिए आप। मान लीजिए एक असेट्स आपने खरीदी, उसका मूल्य 10,000 रुपये, उसकी लाइफ कितनी है, उसकी लाइफ है 10 साल, और उसकी जो रेसिडुअल वैल्यू है वो अभी हम मान के चल रहे हैं एक इजी एग्जांपल के लिए आपको कि वो है 0। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या होगा, 1,000 रुपये आप हर साल लगाते जाएंगे। हर साल एक एक 1,000 रुपये आप डेप्रिसिएट, उसकी वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन एक एक 1,000 रुपये से लगाते जाएंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, स्थायी मूल्य पद्धति कहा जाता है। ये होती है स्थायी हास्य पद्धति। और जब एक होती है क्रमागत हास्य पद्धति, डिमिनिशिंग मेथड होती है या रिड्यूसिंग मेथड होती है। इस मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए 10,000 की मशीन है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, रेसिडुअल वैल्यू अभी हम आपको समझाने के लिए 0 मान रहे हैं। तो क्या होगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 10 तो आ जाएगा 1,000। तो देखिए, जब स्टैंड लाइन मेथड या जो स्थायी पद्धति हो इसमें भी पहले साल 1,000 है, घटती मूल्य पद्धति वाले में भी पहले साल 1,000 है। लेकिन जो स्थायी हाथ पद्धति होती है उसमें हम हर साल एक एक 1,000 रुपये एक जैसा लगाते जाएंगे, स्थायी में कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन क्रमागत में क्या होता है, वैल्यू घटती जाती है। अब देखिए, आपने पहले साल क्या लगाया, 1,000 रुपये, लेकिन जब आप अगले साल लगाएंगे तो अगले साल क्या होगा, आपकी जो वैल्यू 10,000 थी उस 10,000 में से माइनस जो हमने 1,000 पिछले साल लगा लिया वो घटा देंगे 9,000। फिर उस 9,000 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो आ जाएगी वैल्यू, क्या आ जाएगी वैल्यू, 900 रुपये। तो फिर हम उसमें से 900 घटा देते हैं। इस तरह से मतलब निकालते हैं ये डेप्रिसिएशन की। पहले साल का 1,000 होगा, फिर दूसरे साल का 900 होगा, तीसरे साल का 810 रुपये होगा। लेकिन हर बार जो स्थायी पद्धति उसमें एक एक 1,000 रुपये रहता है। मतलब इधर 3 साल का हम देखें तो 3,000 रुपये लग जाएगा, लेकिन इधर का क्या होगा, पहले साल का 1,000, दूसरे साल का 900, तीसरे साल का 810। इन तीनों को जोड़ने पर जो मूल्य होगा वह होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में मेथड बताएंगे, साथ ही साथ इसके प्रैक्टिकल हम आपको डिटेल में समझाएंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। औक्षण है, हास्य प्रतिवर्ष लगाया जाता है। जो हास्य होता है किस पे लगाया जाता है, हमने आपको शुरू में ही बताया कि जो हास्य होता है ये स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है, स्थायी संपत्तियों पर। तो आंसर है सी। अगला प्रश्न है, स्थायी संपत्ति पर हास्य व्यापार के लिए। मान लीजिए जो भी आप मतलब आपकी जो फिक्स असेट्स होती है उस पर आप है ना डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो व्यापार के लिए क्या है, आय है, वह है, लाभ है, हानि है। तो यह व्यापार के लिए क्या है, व्यापार के लिए हानि होती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्रमागत शेष पद्धति में हास्य की राशि प्रति वर्ष है। ये देखिए, हमने आपको बताया था कि दो मेथड होती है। एक होती है स्थायी पद्धति जिसमें जो वैल्यू हमेशा एक जैसी चलती है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज नहीं होती है। लेकिन जो क्रमागत शेष पद्धति इसमें हर वर्ष घटती जाती है। तो क्या है, क्रमागत शेष पद्धति में हास्य क्या होता है, ऑप्शन सुनिएगा, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या घटती बढ़ती रहती है। तो इसका आंसर सोचिए, आपको पता है। तो इसका आंसर है ए, घटती है। और अगर स्थायी से यहाँ पर अगर प्रश्न यह होता है कि स्थायी शेष पद्धति में हास्य की राशि है, ऑप्शन यही रहते, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती बढ़ती रहती है, तो फिर क्या हो जाता आंसर, बताइए। आंसर सी हो जाता। ये स्थायी के केस में था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्रमागत शेष पद्धति से हास्य लगाते समय किस मेथड से आप पहले डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, क्रमागत शेष पद्धति से, मतलब घटते शेष पद्धति से हाथ लगाते समय वर्ष के मध्य खरीदी गई संपत्ति पर संपूर्ण वर्ष का हाथ ही लगाना चाहिए यदि हाथ की दर के साथ। ये बोल रहे हैं कि आप को एक आपने मशीन है ना साल के बीच में खरीदी है, और आपको है ना उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो आपको संपूर्ण वर्ष का हाथ ही लगाना चाहिए, मतलब फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज कर लेना चाहिए। तो हाथ की दर, देखिए हाथ की दर के साथ एक शब्द लिखा, मान लीजिए रेट है 10%, तो उसके बाद लिखा रहता है पर एनम वर्ड, या कई बार वो वर्ड नहीं लिखा रहता है। तो आपको ये इस पे ही प्रश्न ये बना है कि प्रतिवर्ष शब्द जुड़ा हो, प्रतिवर्ष शब्द जुड़ा हो। एक पहला ऑप्शन सुनिए,
प्रतिशत शब्द जुड़ा हो, दूसरा है प्रति वर्ष शब्द जुड़ा हो, तीसरा है प्रतिशत शब्द ना जुड़ा हो, और डी ऑप्शन है प्रति वर्ष शब्द ना जुड़ा हो। तो देखिए क्या होता है कि है ना, इसमें अगर इसका सही आंसर डी है, इसको समझिएगा कि अगर प्रतिवर्ष शब्द नहीं जुड़ा होगा तो फिर क्रमागत शेष पद्धति से जब भी हम हाथ से लगाएंगे, भले ही वो आपने संपत्ति कब खरीदी हो, वर्ष के मध्य में खरीदी हो, फिर भी पूरे वर्ष का ही हाथ से लगाएंगे। मान लीजिए अभी सितंबर चल रहा है और आज ही की तिथि में आपने एक आपने मशीन खरीद ली या आपने कोई फिक्स असेट्स खरीद ली, और उसमें डेप्रिसिएशन आप कौन सी मेथड से लगा रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू से, क्रमागत शेष पद्धति से लगा रहे हैं। तो हाथ की दर के साथ आप, और प्रतिवर्ष शब्द नहीं जुड़ा है, तो आप क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन होगा वो फिर फुल ईयर का चार्ज कर लेंगे। यह अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ कमेंट, आपको अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जैसे अभी हमें एक कमेंट आया था कि उन्हें एक प्रश्न का, जो अभी हमने पूर्व समझाया था एक प्रश्न, वह उन्हें उसमें कुछ कन्फ्यूज़न था, तो आने वाले वीडियो में हम जरूर उनके कन्फ्यूज़न को सॉल्व करेंगे। साथ ही में एक स्टूडेंट का डाउट ये था कि सर जनरल एंट्री थोड़ी सी एक बार वो पढ़ा दीजिए, तो हम आने वाले वीडियो में ज़रूर जनरल एंट्रीज को भी कवर करेंगे। तो प्लीज़ अगर किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, हम ज़रूर उसे कंसीडर करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्थायी किस पद्धति में हाथ से लगाने का सूत्र है। देखिए जब हमने आपको इस सवाल का प्रैक्टिकल आगे ही प्रश्नों में समझाया था तब हमने बताया था, तो अब आप इसका आंसर बता पाएंगे। ऑप्शन सुनिएगा, संपत्ति का मूल्य डिवाइडेड समय, भाग देंगे समय से। बी ऑप्शन है संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य। अवशिष्ट मूल्य को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू इंग्लिश में। ऐसी वैल्यू जो कि आपको एक निश्चित समय के बाद अगर आप मशीन को बेच देते तो उसके बाद जो उसकी वैल्यू मिलती है, आपको रियलाइज होती है वैल्यू, वह अवशिष्ट मूल्य होता है। और भाग देंगे हम संपत्ति का संभावित जीवन काल। ऑप्शन सी है संपत्ति का मूल्य प्लस अवशिष्ट मूल्य डिवाइडेड बाय समय। डी ऑप्शन है संपत्ति का जीवन काल प्लस अवशिष्ट मूल्य डिवाइडेड बाय संपत्ति का लागत। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब स्थायी किस पद्धति से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो क्या होता है, जो भी संपत्ति की लागत है उसमें से अवशिष्ट मूल्य घटा देते हैं, और जो भी उसका एस्टिमेटेड लाइफ होती है उससे डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है। अभी हमने आपको इसमें पूर्व में एक सवाल समझाया कि उसकी मशीन का मूल्य 5,000 रुपये है और उसकी रेसिडुअल वैल्यू 1,000 रुपये, एस्टिमेटेड लाइफ उसकी 4 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, 5,000 में से पहले रेसिडुअल वैल्यू जो उसकी 1,000 है वो घटा देंगे, तो 4,000 आ जाएगा, और उस 4,000 को एस्टिमेटेड लाइफ जो 4 वर्ष है घटा दे, भाग देंगे, तो 1,000 रुपये आ जाएगा। तो वह 1,000 रुपये इस तरह से निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी। आप सभी इन प्रश्नों को नोट करते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जरूर ऐसे की ऐसे ही प्रश्न आपसे सीधे के सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, इसलिए जरूर इन्हें नोट करते जाएं आप। अगला प्रश्न है, क्रमागत शेष पद्धति उचित है, मतलब जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है वो उचित है मशीनरी के लिए, कॉपीराइट के लिए, अल्पकालीन पट्टों के लिए, पशुधन के लिए। पशुधन क्या होता है, इसको लाइव स्टॉक कहा जाता है। हम आगे जब इस चैप्टर पे बात करेंगे तब हम आपको जरूर समझाएंगे। तो इसका सही आंसर है मशीनरी के लिए ए। क्रमागत शेष पद्धति उचित होती है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू से अगर हमको डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए तो किस पे लगाना चाहिए, मशीनरी के लिए, मशीनरी पे लगाना चाहिए। अब अगला प्रश्न है विनियोग। विनियोग क्या होते हैं, जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो देखे उन्हें पता है विनियोग क्या होता है। अभी भी किसी को कुछ डाउट हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम जरूर इसे फिर से समझा देंगे। विनियोग पर मूल्यह्रास की कौन सी पद्धति लागू होती है, वार्षिक मूल्यांकन पद्धति, क्रमागत शेष पद्धति, स्थायी किस्त पद्धति, हास्य कोष पद्धति। तो देखिए जो विनियोग होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, उन पर जो मेथड लगती है वो वार्षिक मूल्यांकन पद्धति लगती है। वार्षिक मूल्यांकन पद्धति एनुअल वैल्यूएशन मेथड। इसका सही आंसर है ए, एनुअल वैल्यूएशन मेथड। अगला प्रश्न, सिंकिंग फंड पद्धति के अंतर्गत हास्य तथा ब्याज एकत्रित होता है। सिंकिंग फंड मेथड जो होती है उसके अंदर अगर आपको हास्य तथा ब्याज एकत्रित होता है तो संपत्ति खाते में अधिकोष
खाते में, सिंकिंग फंड खाते में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सिंकिंग फंड मेथड होती है, इसमें जो भी हाथ और ब्याज एकत्रित होता है वह सिंकिंग फंड खाते में ही होता है। इसका सही आंसर है सी, सिंकिंग फंड खाते में। अगला प्रश्न है, स्थायी किस पद्धति में मतलब जो डेप्रिसिएशन की दर के साथ प्रति वर्ष शब्द होना या ना होना। ऑप्शन है महत्वपूर्ण है, महत्वहीन है, महत्वपूर्ण है, सुविधाजनक नहीं है, अवैधानिक है। तो देखिए जो स्थायी किस पद्धति होती है, इसमें भी जो प्रतिवर्ष शब्द होना या ना होना महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास उत्पन्न होता है भौतिक रूप से टूट-फूट होने के कारण, मुद्रा के मूल्य में गिरावट होने के कारण, बाजार में संपत्ति का मूल्य गिर जाने के कारण, डी संपत्ति के मूल्य में कमी से। तो देखिए जो डेप्रिसिएशन लगाने का डेप्रिसिएशन उत्पन्न होता है तो ये भौतिक रूप से टूट-फूट होने के कारण। इसका सही आंसर है ए। भौतिक रूप से अगर कुछ भी टूट फूट होती है उसके कारण हम भौतिक रूप से कुछ भी चीज़ में भौतिक रूप से टूट फूट होती है, इसके लिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब है डेप्रिसिएशन खाता है। देखिए ये खाते क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको पहले भी कहा था कि हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे और जरूर जल्द से जल्द हम इस पे एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ये पूरी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब इसके आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। और साथ ही साथ लाइक करना और हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब हम बात करते हैं मूल्यह्रास खाते की। डेप्रिसिएशन क्या है? वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र का खाता, अस्थगित आगम व्यय खाता। तो जो डेप्रिसिएशन होता है ये एक नाम मात्र का खाता होता है। इसका सही आंसर है सी। डेप्रिसिएशन कैसा खाता है? एक नाम मात्र का खाता है। आप सभी को धन्यवाद। आप और आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर किसी प्रकार की कोई आपको क्यूरी हो तो ज़रूर हमें लिख भेजें। धन्यवाद।